हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अभी तक हम इससे पहले हाई स्कूल में जो संख्याएं पढ़ते थे वो थी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सारी गणित जो हमने पढ़ी है वो रियल नंबर तक सीमित थी, लेकिन हमें आगे जाकर के रियल नंबर के सेट को विस्तार देने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? मान लीजिए एक इक्वेशन है मेरे पास, x² + 1 = 0। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? x² + 1 को इधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू चाहता हूं तो इसका इधर आकर क्या होगा, -1 का अंडर रूट होगा। लेकिन क्या -1 का अंडर रूट रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है? It does not belong to set of real number। -1 का अंडर रूट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है ही नहीं। तो कैसे निकाला जाए? जब -1 का अंडर रूट रियल नंबर के सेट में नहीं मिला तो इस सेट को विस्तार देने की आवश्यकता पड़ी। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करें? हम जरा नंबर सिस्टम पर पहुंचते हैं। सोचिए कि जब संख्याओं का आविष्कार हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। उस समय पर पहुंचिए कि जब इंसान गिनती के बारे में नहीं जानता था। गिनती का आविष्कार कैसे हुआ होगा? उस प्राचीन काल में जब गिनती का आविष्कार नहीं हुआ था, इंसान ने देखा कि कहीं कोई वस्तु है। उसके मन में जिज्ञासा उठी कि ये कितनी है, इसको क्या कहा जाए। गिनती वो जानता नहीं था। कोई वस्तु देखी उसने इस तरह की, उसके दिमाग में प्रश्न उठा कि ये कितनी है। उसके समझ में नहीं आया कितनी है, तो उसने उपाय निकाला कि जितनी भी होंगी इसको एक सिंबल दे दीजिए 1, और ये 1 का आविष्कार हो गया। इसको हमने 1 कहा, अंग्रेजों ने 1 कहा, मतलब इस सिचुएशन यानी स्पेन से है। फिर कहीं उसने ऐसी ही और अधिक वस्तुएं देखी। अब सोचने लगा वो ये कितनी है। फिर जिज्ञासा हुई, पहले जितनी तो है नहीं, उससे ज्यादा है। अगर ये न होती तो इसे 1 कहता, ये न होती तो इसे 1 कहता। अब दोनों साथ आ गई तो इसे क्या कहे? नेचुरल इस कंडीशन में वस्तुओं की संख्या इससे ज्यादा है, तो इसको व्यक्त करने के लिए फिर एक नए सिंबल की आवश्यकता पड़ी। इस सिचुएशन को यानी इन पेनों की स्थिति को उसने सिंबल दिया 2। एक पेन तो है ना, किंतु सिंबल देने की आवश्यकता है। उसने एक नया संकेत दे दिया 2। इसको मैं 1 कह सकता हूं, इसको 1 कह सकता हूं, तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए? 2। और ये सभी नंबर कहाँ हैं? संख्या रेखा पर होते हैं। यदि इस तल के ऊपर मैं एक रेखा खींच दूं अनंत लंबाई की, तो
इसका प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रकट करता है और उस संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अगर तल के ऊपर मैं कहीं भी किसी दिशा में एक लाइन खींच दूं, स्ट्रेट लाइन अनंत लंबाई की, तो इसका प्रत्येक बिंदु एक रियल नंबर को शो करता है। जब इसका प्रत्येक बिंदु एक नंबर को शो करता है जिसे रियल नंबर कहते हैं, तो क्या पॉइंट तो इसी रेखा पर हैं? पॉइंट तो इस रेखा के अलावा और भी हो सकते हैं तल पर। इस रेखा को छोड़ दो, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट इस तल के ऊपर हैं। क्या वो किसी संख्या को प्रदर्शित करते होंगे? इंसान ने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा कि भाई इस रेखा का प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो इस तल के ऊपर इस रेखा के बिंदुओं के अलावा जो बिंदु हैं, क्या वो भी किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। जब इस रेखा के बिंदु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो अन्य बिंदु क्यों संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने कल उस पर विचार नहीं किया था। तो इस रेखा के अलावा अन्य बिंदु भी किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब x का मान है -1 का वर्गमूल अंडर-रूट, लेकिन इसका जवाब रियल नंबर के सेट में इस लाइन के ऊपर नहीं मिलता मुझे। क्यों नहीं मिलता? अगर -1 का अंडर-रूट चाहिए, क्या चाहिए मुझे? -1 का अंडर-रूट चाहिए। इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मुझे मानिए 4 का वर्गमूल चाहिए। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल कोई संख्या होगी। 4 का वर्गमूल कोई संख्या होगी, जो यहां लिखूंगा कि उस संख्या में एक विशेषता होनी चाहिए, उसका वर्ग 4 के बराबर होना चाहिए। जो भी संख्या हो, मुझे पता नहीं कौन सी है, कोई तो है जिसका वर्ग 4 होना चाहिए। मैंने इसको सिंबल दे दिया 2, और 2 जो है 4 का वर्गमूल बनेगा यदि एक शर्त पूरी कर दे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाए? 4। ऐसे ही 9 का वर्गमूल क्या होगा? एक संख्या होगी जिसका वर्ग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। वो संख्या कौन सी है? 3। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, और ये संख्याएं इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, एडजस्ट करती हैं। अब सवाल उठा कि -1 का अंडर-रूट क्या होगा? अगर -1 का अंडर-रूट है तो संभावित अंडर-रूट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और तो कोई संख्या होगी नहीं। 2 लूंगा तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा, 1 तो आने का नहीं। 1 आने के चांस इसी से हो सकते हैं। अब -1 का अंडर-रूट 1 हो सकता है यदि 1 का स्क्वायर क्या हो जाए? -1 हो जाए। अब मैं जानता हूं किसी भी रियल नंबर का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी रियल नंबर का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। चलो हमने कहा -1 हो जाए, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? अगेन वो +1 आता है। इट इज नॉट इक्वल टू -1। यदि 1 का वर्ग -1 आ जाता तो 1 इसका अंडर-रूट हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। हमने क्या पता -1 हो जाए? -1 का स्क्वायर क्या होता है? अगेन 1, -1 का स्क्वायर अगेन 1, इट इज नॉट इक्वल टू -1। देयरफॉर -1 कैन नॉट बी अंडर-रूट ऑफ -1। वर्गमूल तो मुझे चाहिए। वर्गमूल में तब तक नहीं निकाल पा रहा हूं -1 का जब तक मेरे दिमाग में रियल नंबर है। अगर रियल नंबर से हटकर मैं संख्या के बारे में सोचूं तो इसका वर्गमूल जरूर निकलेगा। रियल नंबर में तो बहुत सीमित असंख्य पॉइंट है, लेकिन वो बहुत सीमित है। इसका और तो बहुत सारे पॉइंट है पूरे तल पर, वो भी किसी संख्या को शो करते हैं। तो मैथमेटिशियन हुए आइलर, उन्होंने कहा भाई, सोचा कि -1 का अंडर-रूट तो होना चाहिए। बिंदु तो इसके अलावा बहुत हैं, वहां कहीं मिल जाएगा। तो ने कहा इसका वर्ग -1 का वर्गमूल
जो भी होता होगा जहां भी होगा उसको एक सिंबल दे दें। होता तो होगा पक्का, जो होगा देख लेंगे बाद में, लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। उसको एक सिंबल दे देते हैं फिलहाल काम चलाने के लिए, और उन्होंने इसको सिंबल दिया। क्या सिंबल दिया? -1 का अंडर जो भी होता होगा उसको एक सिंबल दे दिया आई, और कहा कि ये आई इसका वर्गमूल हो सकता है यदि ये एक शर्त पूरी कर दे कि i² इज इक्वल टू -1। अगर मैं -1 के अंदर को i मान के चल रहा हूं तो वर्गमूल तभी हो सकता है, वर्गमूल की परिभाषा के अनुसार, यदि इसका वर्ग -1 हो। तो आइलर ने क्या किया, इसका वर्गमूल निकालने की समस्या का इस प्रकार किया कि इसके वर्गमूल को एक सिंबल दे दिया i, और कहा कि इसका वर्ग क्या है, -1। तो इस प्रकार x आ गया हमारे पास i, और इस समीकरण का हल हो गया i, यानी x का मान क्या हो गया i, विद द कंडीशन i² इक्वल टू -1। तो -1 का नोट क्या होगा, i होगा, विद कंडीशन i² इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं कि i क्या है, -1 के अंडर रूट को डिनोट करता है। और इसी को आइलर ने कहा कि ये क्या है, इमेजनरी यूनिट है। चाहिए इमेजनरी यूनिट, काल्पनिक इकाई है, जो अभी मुझे कल्पना में लेनी पड़ रही है, लेकिन वो वास्तव में कुछ समय बाद हमें यथार्थ रूप से दिखाई देगी। कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसको हम इस तल पर शो कर सकते हैं। रियल नंबर पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं और मिलेगी। और जो कहीं और मिलेगी तो रियल तो मैं कह नहीं सकता, कुछ और नाम देना पड़ेगा। उसने नाम दे दिया उसे इमेजिनरी। तो आई को हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। इस तरह की जो भी संख्या होंगी इसको मल्टीप्लाई करके प्राप्त होंगी। तो i इज इक्वल टू क्या होता है, -1 का अंडर रूट, या -1 के अंडर रूट को हम i से डिनोट करते हैं। और जब -1 के अंडर रूट को हम i से डिनोट कर रहे हैं तो तुरंत मुझे लेना पड़ेगा, अगर i -1 का अंडर रूट हो सकता है तो फिर भाई i² को -1 होना पड़ेगा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई कि i गुणा i करके ही आया। मैं तो ये जानता हूं कि -1 का अंडर रूट यदि i है, अगर इसका अंडर रूट i है तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर -1 लेना पड़ेगा। अगर ये ना हो तो फिर ये i इसका अंडर रूट नहीं हो सकता। तो बाय डेफिनेशन एंड एजम्पशन ये दो चीज मिली। -1 के अंडर रूट को हमने i मान लिया, और इसको मैं मानता हूं -1 का, तो फिर i² को मुझे -1 मानना पड़ेगा। तो i की एक फर्स्ट पावर आ गई मेरे पास, इसको मैं फिर अगेन i लिखूं। चलो, चाहे i इक्वल टू -1 का अंडर रूट कहो, चाहे इसको जैसे कहो, और i की स्क्वायर क्या हो गई, -1। अब i की 2 से बड़ी पावर कैसे कैलकुलेट की जाए, पावर तो सभी निकालनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं i³ निकालना। ध्यान रहे ये तो आ गई बाय डेफिनेशन एंड एजम्पशन, यह है वर्गमूल की परिभाषा के अनुसार। तो कहीं i लिखा हो तो उसका मतलब -1 का अंडर रूट मानेंगे, i² लिखा हो तो उसका मतलब -1 मानेंगे। एंड इट इज रियल, इट इज नॉट रियल। i जो है इस रियल लाइन पर नहीं होता है, लेकिन -1 होता है। तो दो चीज तो मेरे पास है, i इक्वल टू -1 का अंडर रूट लेके चलूंगा, i² इक्वल टू -1 होगा। तो i³ क्या होगा, i³ को i की घात 3 को मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, i² into i, क्योंकि i² की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, -1। और i क्या है, ये इसको मैं इसी रूप में लिखूंगा, इस रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। -1 into i, ये आ गया -i।
अब एक आगे की पावर और निकाल लो, आई की पावर 4 क्या होगा। अब मैं आई का मतलब समझता हूं, आई स्क्वायर का मतलब जानता हूं, और आई क्यूब भी मेरे पास आ गया। तो इस पावर को मुझे, इस घातांक को इन्हीं में से किसी में तोड़ना होगा। चलो आई स्क्वायर में कर लेते हैं। आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, और आई स्क्वायर कितना होता है, बाई डेफिनेशन -1 होता है। इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आई के मान क्या आए, आई की पावर क्या आ रही है, आई इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू, बाई डेफिनेशन है आई क्यूब कितना आ गया -i, और i4 कितना आ गया +1। इससे आगे की पावर निकालें कितनी आएंगी, निकालिए आई की पावर 5, आई की 4 निकालना मुझे आ गया, लिख सकता हूं कौन आ गया, आई की पावर 5 को मैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1 लिख सकता हूं, और ये आई की 4 कितना होता है, आई की पावर 4 होता है 1, ये कितना है आई, अगेन क्या आ गया आई, यानी आई की पावर 5 निकालने लगा, आई आया जो क्या था, यही वैल्यू आ गई। यानी आई की पावर 5 निकाल रहा हूं तो वैल्यू आई आ रही है, यानी ये वाली वैल्यू रिपीट हो गई। आई की पावर 6 निकालिए, क्या कह दूं मैं इसे, दो नंबर में तोड़ दीजिए जिनकी वैल्यू मैं जानता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं, और आई क्योंकि 4 और 2 जुड़ के 6 घात आ जाएगी। घातांकों के सिद्धांत से समान आधार की घातें जुड़ती हैं। आई की 4 कितना है, आई की 4 है हमारा 1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, कितना आ गया -1, तो आई की पावर 6 आ गया मेरे पास -1, यानी नंबर 2 पे जो वैल्यू आई थी वो फिर रिपीट हो गई। अब ले लीजिए आई की पावर 7, आई की पावर 6 का मान मैं जानने लगा, क्या आई की पावर 6 का मान जानता हूं, तो आई की पावर 7 को तोड़ दूंगा, आई की पावर 6 इंटू आई, आई की पावर 6 कितना होता है, आई की पावर 6 होता है -1, और ये कितना है आई, गुणा करके कितना आ गया -i। अब आई की पावर से मान लो मेरे पास -i। अब जरा आई की पावर 8 और निकाल लो, कितना है, आई की पावर 7 को मैं जान गया, आई से गुणा करो आई की पावर 8 आ जाएगा। आई की पावर 7 कितना होता है, आई की पावर 7 होता है -i, और एक आई ये है, कितना हो जाएगा -i गुणा गया आई -i स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, कितना हो गया +1, अगेन इट इज आई की पावर 8 इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब ये है आई की पावर 1 में उससे आगे बढ़ाते जाए तो 4 पावर तक तो ये डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, लेकिन इसके बाद यदि हम क्रम से घातांकों को बढ़ाते हैं तो यही वैल्यू रिपीट होने लगती है। इस एग्जांपल से क्लियर है कि आई की घात 1 का मान निकालो, आई की घात 2 का मान निकालो, 3 निकालो, आई की घात 4 निकालो, डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं, लेकिन इससे आगे की पावर निकालेंगे तो यही वैल्यू रिपीट होने लगती है, कोई नई वैल्यू प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब आई की पावर n की वैल्यू किसी भी घातांक का मान निकालना हो
तो वह आंसर इन 4 वैल्यू में से कोई आएगा, इसके अलावा कोई नया मान नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई I की घात 22 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो इसी प्रकार से एक एक घात करके आगे बढ़ूंगा और I की पावर 22 तक पहुंचूंगा, वहां जाकर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रोसेसर को अपनाएंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कुछ शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट क्या बनाया मैंने कहा भाई I की घात 4 के बाद कोई नई वैल्यू तो मिलनी नहीं है, इन्हीं में से कोई रिपीट होनी है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि I की पावर 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये जो I की पावर है 4 से बड़ी 22, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से क्यों डिवाइड कीजिए, क्योंकि 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, शेष तो 4 का भाग 22 में देने पर भागफल 5 और शेष 2। तो ये नंबर 22 क्या लिखा जा सकता है, इस 22 को लिख सकता हूं मैं भाजक 4 गुणा भागफल 5 धन शेषफल 2। 4 का भाग 22 में दें तो 4 क्या है भाजक, 5 क्या है भागफल और 2 क्या है शेष। तो 22 को लिख सकता हूँ भाजक गुणा भागफल धन शेष। 4 पंजे 20 और 2 22 आ गया। तो मैंने कहा भाई 22 को लिख दीजिए I की घात कितनी 4 गुणा 5 धन 2 धन 2। अब I की घात 4 है, 4 गुणा 5 है, तो इसको लिख सकता हूँ I की घात 4 की घात 5। घात के घात पर घात लगा दी, तो घात के घात क्या होती है गुणा होती है। और इसको अलग कर दिया हमने, या पहले ऐसे कर लेते हैं कि पहले इसको I की घात 4 गुणा 5 लिखा, ऐसे लिख दिया I की घात 2, क्योंकि घातांकों के सिद्धांत के अनुसार समान आधार की घातें जुड़ती हैं। यहाँ प्लस है, अलग करेंगे तो क्या गुणा में जाएगा, I की घात 4 गुणा 5 गुणा I की घात 2। अगर दोनों को गुणा करूंगा तो घात इसमें ऐड हो जाएगी। और अब मैं इसे क्या लिखूंगा I की घात 4 और इसके ऊपर लगाऊंगा 5 घात। क्यों, घातांकों के सिद्धांत के अनुसार घात की घात गुणा होती है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। और ये हमारा I की पावर 2। और I की पावर 4 कितना होता है, वी नो I की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की पावर 5। I स्क्वायर कितना होता है, फ्रॉम हियर -1 की पावर कितनी भी ली जाए 1 ही आता है। 5 घात कितनी आएगी 1 आएगी, इंटू -1 दैट इज -1। क्योंकि 1 से 4 तक घात लेने पर तो डिफरेंट वैल्यू मिलती है, उसके बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, इसलिए हम भाग 4 से भाग देकर घातांक को छोटा कर लेते हैं कि वो क्या हो जाए 4 से छोटा आ जाए। तो इस प्रकार हम I की किसी भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कहे कि I की घात 100 निकाली, वो भी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये नहीं कि मैं एक घात करके 100 तक पहुंचूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है 4 घात के बाद I की घात 4 के बाद वैल्यू रिपीट होनी है, कोई नंबर नहीं मिलना है। जो नंबर मिलेगा नहीं 4 में से कोई आएगा, तो तरीका क्या बनाया वो तरीका समझ लेते हैं। कर तो हमने ऐसे ही लिया, ऐसे ही हमें करना है। इन जनरल क्या कहेंगे देखिए, if n is greater than 4, n is greater than 4, then we divide n by 4।
क्योंकि 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है। और अगर i की पावर n का मान 4 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे, और n को 4 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर आएगा 4 से डिवाइड किया भाजक 4 गुणा भागफल, भागफल कोई पूर्णांक होगा, मान लीजिए क्या है n, प्लस n ना लिखकर क्या लिखेंगे k, कोई संख्या लिखेंगे k, n यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज कर चुके हैं, कोई नया सिंबल लेना पड़ेगा। n में 4 का भाग दूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है माना k, प्लस शेष, शेष को दिखाया मैंने r से, और ये जो r है क्या होगा 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आएगा लेकिन 4 से छोटा आएगा, 4 भी नहीं आएगा। अगर शेष 4 आएगा तो एक बार भागफल चल जाएगा, भागफल एक बढ़ जाएगा। तो जब मैं n में 4 का भाग देता हूं तो n की वैल्यू आती है भाजक 4 गुणा भागफल प्लस शेष r, रिमाइंडर 4। अब ध्यान रहे r की वैल्यू हमेशा इस 4 से छोटी होगी, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब निकाल लीजिए आप i की पावर n क्या होगी, n के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा i की पावर 4k प्लस r। अब इसे 2 नंबर में तोड़िए, i की पावर 4k गुणा में i की पावर 5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसा। घातांकों के सिद्धांत के अनुसार आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, जुड़कर ये आ जाएगा, तो इससे जुड़कर ये आ सकता है, इससे जुड़कर ये भी आ सकता है, ये कहा जाएगा गुणा में जाएगा। i की पावर 4k को क्या लिख सकता हूँ, i की पावर 4 का मान मैं जानता हूँ 1 होता है, i की पावर 4 और इसकी घात k, घात की घात गुणा होती तो ये आ जाएगा, तो इससे ये भी आ सकता है गुणा i की पावर r। अब क्या हुआ, i की पावर 4 होता है 1, अब 1 की पावर k कितना होगा, i की पावर r, k का मान कुछ भी हो, कितना ही बड़ा हो, एक की घात कितनी भी लें 1 ही आता है, 1 इंटू i की पावर r, और 1 इसे गुणा करेगा तो वही देगा i की पावर r। तो इस प्रकार कह सकता हूं कि if n is greater than 4 then i की पावर n will be equal to i की पावर r। लेकिन यहां एक r क्या है, r है n में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, शेष क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कहें, when r is the remainder when n is divided by 4। r शेषफल है कब, जब n में 4 से भाग दिया जाता है। इस सूत्र याद रखेंगे, कभी भी यदि n यानी i की घात 4 से बड़ी है तो तुरंत घातांक n में आप 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, और i की घात उस रिमाइंडर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये मैंने i की पावर n की वैल्यू निकाली है पॉजिटिव इंटीजर के लिए। i की घात धन पूर्णांक हो, कोई भी धन पूर्णांक हो, इस तरीके से इसका मान निकाला जा सकता है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ i, क्या कह सकता हूं उसे मैं, पॉजिटिव इंटीग्रल
ग्रीक लेटर है, आइलर ने दिया था, उसका पहला अक्षर ले लिया हमने आई। अब नेगेटिव इंटीजर का क्या हाल होगा? इफ n is greater than 4 then I की पावर n, सॉरी अगर नेगेटिव है तो I की पावर n। यदि n का मान 4 से बड़ा है then I की पावर माइनस n क्या होगा? घातांकों के सिद्धांत से लिख सकता हूं मैं I की पावर n, नीचे जाकर के घातांक का चिन्ह बदल जाएगा और I की पावर n निकाल सकता हूं कैसे? भाई n क्या है यहाँ? पॉजिटिव है, फिर I की पावर n नेगेटिव ली हमने, नीचे जाके पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव के लिए मैं ये परिभाषा यूज करूंगा कि यदि n इज ग्रेटर देन 4, यानी पॉजिटिव 4 से बड़ा है, तो I की पावर n का मान I के यहाँ लिखा जा सकता है। तो I की पावर n की जगह क्या लिखूंगा मैं? 1/I की पावर r। ध्यान रहे भतीजा वही बात लिखी जाएगी, where r is the remainder when n is divided by 4। तो इस प्रकार हम नेगेटिव I की पावर नेगेटिव इंटीजर के लिए भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान और रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इससे निकालेंगे, नेगेटिव के लिए निकालेंगे, और यदि I की पावर 0 है, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इट इज डिफाइंड बाय 1। I की पावर 4 इज डिफाइंड एज 1। इन तीन नियमों की सहायता से हम I की किसी भी इंटीग्रल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि I की इंटीग्रल पावर ग्रेटर देन 4 है, पॉजिटिव है तो इससे, नेगेटिव है तो इससे, और 0 है तो इससे निकाली जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करें हम? I की किसी भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती हैं ये? क्या होती हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स is called imaginary quantity। Square root of negative real number is called imaginary quantity। इसी को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, या इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा रियल नंबर है -2,
तो इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। -2 इज नॉट इमेजिनरी, -2 इज ए रियल नंबर। क्यों? कि ये रियल लाइन पर एग्जिस्ट करता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मुझे रियल लाइन पर मिलता है। लेकिन यदि इस पर मैं अंडर रूट लगा दूं तो इसकी वैल्यू इस रियल लाइन पर नहीं मिलेगी, मिलेगी इस लाइन से बाहर तल पर कहीं मिलेगी। उसको नाम दिया हमने इमेजिनरी नंबर। वैसे इमेजिनरी का मतलब हिंदी में बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, लेकिन काल्पनिक से ही मतलब नहीं, रियल के अलावा कोई नाम देना था, उन्होंने उसे इमेजिनरी नाम दे दिया, कि नामकरण किया। फिर ऐसे ही ले सकता हूं मैं -3 इज ए नेगेटिव रियल नंबर, it lies on the real line, but if you find इसकी अंडर रूट निकालें तो ये इसका आंसर इस लाइन पर नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है, ये इमेजिनरी नंबर कहा इसे, या इमेजिनरी क्वांटिटी कहा। या 1/2 क्या है, ये भी रियल लाइन पर मिलता है, इसको मैं शो कर सकता हूँ पॉइंट के द्वारा। इसका नेगेटिव हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर। अब मैं चाहता हूं, इसे नोट कर लीजिए, if A is a positive रियल नंबर, क्या है, ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं -a का अंडर रूट निकालना चाहता हूं, ये क्या होगा। a इज ए नेगेटिव रियल नंबर, तो इसके नेगेटिव का अंडर रूट क्या होगा। अब i मेरे पास आ चुका है, और i होता क्या है, i इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। कहीं -1 का अंडर रूट निकालना है तो एक संख्या होगी, उसको मैं सिंबल i से शो करता हूं। उसके डिस्टेंस कहाँ होगी वो हम बाद में देखेंगे, तो होती है। तो -a के अंडर को क्या लिख सकता हूं, -a को लिख सकता हूं -1 गुना a लिख सकता हूं। अब इसे 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, -1 का अंडर रूट और a का अंडर रूट। ऐसा हम कर सकते हैं, अब -1 के अंडर रूट को किससे शो करते हैं, हम i से शो करते हैं, आगे में बताया था। और a का वर्गमूल रहेगा। इस प्रकार कहीं यदि लिखा है कि -a का अंडर रूट, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, a का अंडर रूट और -1 के अंडर रूट को i से डिनोट करके। जब a के नेगेटिव का अंडर रूट i अंडर रूट a है, तो बता सकते कोई और रियल नंबर हो, तो b के नेगेटिव का अंडर रूट क्या होगा, वेरी सिंपल, -1 के अंडर रूट के लिए i और बाकी b का अंडर रूट। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है, थ्योरम है प्रमेय, if a and b are two positive real numbers,
देन यदि ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इसके नेगेटिव का अंडर रूट इंटू दूसरे के नेगेटिव का अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी माइनस ए का अंडर रूट इंटू बी का अंडर रूट, नॉट अंडर रूट ए इंटू बी। ये नहीं होगा। हम ये गलती कर जाते हैं कई बार लिखते समय कि माइनस ए का अंडर रूट निकालना है, माइनस बी का अंडर रूट निकालना है, इनको गुणा करना है, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए का अंडर रूट गुणा बी का अंडर रूट विद नेगेटिव साइन। अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी नहीं आएगा। ये मत कर देना कि माइनस वन गुणा पॉजिटिव कैसे कर दिया। माइनस ए क्यों आया? ये हमने पॉजिटिव रियल नंबर कहा तो माइनस ए क्या हो गया? नेगेटिव रियल नंबर। बी को हमने पॉजिटिव रियल नंबर कहा तो माइनस बी क्या हो गया? नेगेटिव रियल नंबर। इनके अंडर रूट लिखना चाहता हूँ तो गुणा करके कितना आएगा? माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। प्रूव करना चाहें कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या होगा? मैं क्या चाहता हूं? माइनस ए गुणा माइनस बी। माइनस ए को क्या लिख सकता हूं मैं? आई अंडर रूट ए लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले हमने किया था, गुणा माइनस बी के अंडर रूट क्या लिख सकता हूं मैं? आई इंटू अंडर रूट बी। और आई गुणा आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और ये क्या बना? अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। और आई स्क्वायर क्या होता है? -1। और ये क्या बनेगा? अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। तो -1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? माइनस अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, दैट इज रूट। ठीक है, उतारेंगे इससे। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे हाई स्कूल तक? एक सूत्र करते थे हम कि भाई अंडर रूट ए गुणा गया अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। अभी भी किया हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। लेकिन ये कब सत्य है? इट इज not valid if A and B both are negative। इस सूत्र को हम अक्सर यूज करते थे कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया, इसके साथ एक शर्त लगी होती है कि ये सूत्र तभी सत्य है जबकि ए और बी दोनों नेगेटिव ना हो। मतलब यदि ए नेगेटिव हो गया और बी भी नेगेटिव नंबर रियल नंबर लिया तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। अगर ए नेगेटिव रियल नंबर है, बी भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, दोनों नेगेटिव रियल नंबर है, तब वैल्यू इससे नहीं निकलेगी, इस सूत्र से निकलेगी। दोनों के नेगेटिव होने का मतलब दोनों नेगेटिव हो गए, इससे नहीं निकलेगी। तो कब निकलेगी? इससे कब निकलेगी? फिर ये निकलती है यदि दोनों क्या हो जाए? पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। भाई दो नंबर मेरे पास है ए और बी, तो उनके साइन पर विचार करूं तो चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। इन तीन कंडीशन में तो
ये सूत्र वैलिड है, इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन जो चौथी कंडीशन है कि ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, फिर इस्तेमाल होगा इस फार्मूले का। ठीक है, इन तीनों कंडीशनों को एक साथ कैसे करेंगे? देखिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इसका मतलब किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसमें क्या है, कम से कम एक पॉजिटिव है, इसमें भी कम से कम एक पॉजिटिव, इसमें कम से कम एक पॉजिटिव है। जीरो भी चलेगा। तो दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन either of A and B at least one is positive or zero। यदि A तथा B में से कम एक पॉजिटिव या जीरो हो तो ये सूत्र लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला सूत्र लगेगा। आए समझ में? चलते हैं आगे थोड़ा सा, एक आध क्वेश्चन इस प्रवेश करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा करना है क्वेश्चन? बुक में क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में क्या पहला सवाल कि 5i ब्रैकेट में है और -4/5i है, कह रहा है बल्कि इसको अभी नहीं करेंगे। इसको कह रहा है वो कि a + ib के रूप में लिखो। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो इसको अभी नहीं करते हैं। अभी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं केवल। वो कहता है कि i की पावर 17 को कैलकुलेट कीजिए। कैसे करूंगा मैं? अगर i की पावर 4 से बड़ी है तो तुरंत एक काम करना है, इसमें 4 का भाग देना शुरू कीजिए। 17 में 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 4 × 16 शेष 1। अब i की जगह i लिखेंगे, 17 की क्या लिखेंगे? 17 की जगह लिखेंगे भाजक 4 भागफल 4 धन शेष 1। 4 × 16 17 आ गया। और अब क्या होगा? i की 4th वैल्यू मैं जानता हूँ, इसको घात में ले जाइए और गुणा i की घात 1 कर सकता हूँ। i की 4 कितना होता है? 1 की पावर 4 i की पावर 1 i आएगा। 1 की पावर 4 कितना होगा? 1 × i दैट इज i। वो कहता है कि भाई i की पावर -19 निकालिए। तो क्या करेंगे? नेगेटिव पावर है, ग्रेटर देन 4 है, तो i की पावर क्या लेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू से ग्रेटर देन 4 है, तो सीधे क्या करेंगे हम इसे? 1/i की पावर 19 नीचे ले जाकर पॉजिटिव घात में चेंज कर देंगे। और अब क्या बनेगा? 19 घात 4 से बड़ी है
तो सीधे 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 4 पावर के बाद आई की वैल्यू रिपीट होने लगती है, कोई नई वैल्यू नहीं मिलती। तो 4 वैल्यू आई, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगी। तो 4 चक्को 16 शेष 3, क्या लिखूंगा इसे? कितना है? 1/i की घात 19 को लिखेंगे हम 4 चक्को 16 घन 3 हो गया। कितना होगा? i की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, ये कितना होगा? 1। आई की पावर 4 1 होता है, इसकी पावर 4 इंटू आई की पावर 3, फिर क्या होगा? 1/, आई की पावर 4 1 हो जाएगा, आई की पावर 3 1/, आई की पावर 3। आई की पावर 3 कितना होता है? -i होता है। आई की पावर 1/-i, लेकिन हम नीचे आई नहीं चाहते, तो आई से ऊपर से गुणा कर दो। 1/i, आई से ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या होगा? i अब ये हो गया -i/i²। i² कितना होता है? -i अब i² होता है -1, तो +i हो गया। कितना है? चलो किताब में जो सवाल था इसे दूसरे रूप में कर लेते हैं। उसने कहा i की पावर n प्लस i की पावर 19 की वैल्यू निकालिए। इससे आप होमवर्क में करेंगे अपने आप। i की पावर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 से बड़ी है, भाग देके निकल जाएगी। इसका मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आप निकालेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके होमवर्क के लिए है। एक प्रॉपर्टी और है कि भाई यदि i की पावर क्रम से 4 बार लिखी जाए तो उनका योग 0 होता है। सपोज मैं चाहता हूं i की पावर 4 का 5 का मान निकालना। ये ऐसे कर लेते हैं, i को क्या लिख सकता हूँ? i की पावर 1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पावर क्या मिलेगी? i² कितना होता था? i² कितना था? -1 था। i³ कितना होता था? -i, और i4 कितना था? i। आगे की घात लेने पर वैल्यू रिपीट होती थी। अब इन सबको जोड़ा जाए तो i से i कैंसिल हो जाएगा, -1 से ये 1 है, 1 कैंसिल होगा, 0 आएगा। 1 से -1 कैंसिल होगा, -i से i कैंसिल हो जाएगा। तो i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये इसी के लिए नहीं है, i की कोई भी पावर शुरू कर दो आप। मान लीजिए i की पावर 19 लिया आपने, और इससे आगे के 3 टर्म और लिख दीजिए। i की पावर 20 प्लस i की पावर 21 प्लस i की पावर 22। i की क्रम से आने वाली 4 पावर ली जाएं तो इनका योग हमेशा 0 होता है। चाहे कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी पूर्णांक से शुरू कर लीजिए।
ठीक है, तो आई की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होता है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। कोई भी घात निकाल लीजिए, आप आई की 50 निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लेना, आई का 51 निकाल लीजिए, आई की 52 निकाल लीजिए और आई की 53, कहीं से भी शुरू कर दो। 50, 51, 52, 4 कंसेक्यूटिव पावर चाहिए, उनका योग 0 होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, एक तरीके से। तरीका क्या है, हमने एक सर्किल लिया, आई की सिंगल पावर कितनी आती है, आई होती है, आई स्क्वायर कितना होता है, -1। फिर हम निकालते थे आई क्यूब कितना होता है, -i। फिर आई की पावर 4 क्या होता है, 1। ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट करके 4 पावर ली, 1 2 3 4, वैल्यू इनकी ये आई। इन सबका जोड़ क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 क्या हो गया, यहां से शुरू किया हमने और 4 तक गए। इन चारों में 4 वैल्यू आई। आई की कोई भी पावर ले, वैल्यू तो इन्हीं में से कोई आनी है और तो कहीं मिलेगी नहीं। मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, 2 से स्टार्ट कर दिया, 2 3 4 5, 4 नहीं है, 2 3 4 और आई की पावर 5, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5। तो इस चक्र में फिर वही वैल्यू आएगी, तो इनका जोड़ क्या होगा, 0 आएगा। 6 से स्टार्ट कर लो, तब ये चारों आएंगी, तो उनका जोड़ क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम -1 का अंडर रूट निकालने लगे, तो हमें रियल नंबर के सेट से बाहर आना पड़ा, और जो पहला नंबर आविष्कृत हुआ वो था -1 का अंडर रूट, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो इसी आई की सहायता से बनेगा।